तो बच्चों, आपको यूज ऑफ ES और S का प्रयोग समझ में आया। आप कुछ शब्दों पर उसको अप्लाई भी किए होंगे होमवर्क समझकर। और टेंस में अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसका टेंस का विभाजन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस था, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो पूरे होमवर्क में केवल एक स्टूडेंट, एक बच्ची ने कमेंट बॉक्स में सभी चारों जो आपको ट्रांसलेशन दिया गया था होमवर्क में, तो एक बच्ची ने पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में उसने लिखकर होमवर्क के रूप में किया है। और वो बच्ची है सुहानी, ठीक, सुहानी प्रजापति है। तो उसने पूरा का पूरा कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कल होमवर्क दिया था। पहला क्वेश्चन पहला ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया था कि मैं बाज़ार में सब्जी खरीदता हूँ। मैं बाज़ार में सब्जी खरीदता हूँ। तो क्या होगा? आई बाई, क्या हो जाएगा? आई बाई द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। क्या हो जाएगा? आई बाई द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ठीक। अगला, लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेलती हैं। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेलती हैं। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक। द गर्ल्स प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अध्यापक कक्षा में, तीसरा है, वह रसोई घर में भोजन पकाती है। तो सी कुक्स, देखिए यहाँ पर SAIS का प्रयोग करेंगे तो के आया है, तो यहाँ पर S का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? सी कुक्स फूड इन द किचन। सी कुक्स फूड इन द किचन। ठीक। अध्यापक कक्षा में गाना गाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द टीचर सिंग्स अ सॉन्ग इन द क्लास। ठीक। द टीचर सिंग्स अ सॉन्ग इन द क्लास। ठीक। तो ये आपका होमवर्क था और केवल एक बच्ची ने किया, सुहानी ने। ठीक। और आज मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक। तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था और उसमें आपको सिंपल सेंटेंस मैंने बता दिया था। सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आज उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक। तो अब देखिए, पहचान जो है आपकी तो वही रहेगी। मतलब कि कोई भी वाक्य होगा उसमें क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है। ठीक। तो यदि केवल इतना ही आता है तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक। और यदि इसके साथ ही वाक्य में और क्या आ जाए, एक शब्द और जुड़ जाता है, नहीं। ठीक। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो आएगा ही आएगा। साथ में इसके क्या होगा? नहीं शब्द भी क्या होता है? नहीं शब्द भी जुड़ जाता है। ठीक। क्या होता है? नहीं शब्द भी जुड़ जाता है। तो कई बार बच्चे सोचते होंगे कि मैं
क्यों बार बार क्रिया के अंत में बोल रहा हूँ कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो वाक्य के अंत में अगर बोलेंगे तो आप इस रूल से उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे अगर बोला जाए कि वह, ये बोला जाए यह एक तोता है, यह एक तोता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी तो ता है आया है, तो अब क्या यहाँ करेंगे आप, क्या आप उस रूल से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे यहाँ पर एस एस लगा के सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढ पाएंगे? नहीं। केवल आप यहाँ पर एक चीज बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा था कल, जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले वीडियो में जब पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो है वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, आपको ये मिलेगा। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? अंतर समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आपको मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर क्रिया के बाद आपका है, हूँ नहीं आता है तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक, मतलब पूरा का पूरा प्योर प्रेजेंट टेंस वो होगा, तो यहाँ पर आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आता है। ठीक, एक बात और, अभी और बहुत सारा आता है। ऐसे बोला जाता है यह एक आम खाता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो वो आया है, क्या क्रिया आई है, आता है, ती है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से होना चाहिए। नहीं, ये क्या है? एक बैंकिंग भाषा का ये क्या है? प्रश्न है। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा इससे भिन्न है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या बोला जाता है कि इट इज़ अ जनरल अकाउंट। ठीक, मतलब ये वो आम खाता जो बोला जाता है उसके लिए आया है। यहाँ पर मैंगो ईट करने के लिए नहीं आया है, यहाँ पर वो जनरल अकाउंट की बात कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ते चलें। ठीक, और आपको मैं पूरी की पूरी तरीके से, जैसे होता है ना कि जीरो लेवल जिसको बोलते हैं, मैं आपको जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ और जीरो लेवल से ही पढ़ाऊँगा और उच्च लेवल तक आपको ले जाऊंगा। ठीक, और आपका एक तरीके से बेस पहले मजबूत होना चाहिए, उसके बाद आप आगे तक अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, और आप चाहे जहाँ चाहे जिस विद्यालय में भी पढ़ लें, चाहे जैसे पढ़ लें, तो आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से संपूर्ण पाठ्यक्रम आप अपना इंग्लिश ग्रामर का, हिंदी टेक्स्ट बुक और हिंदी व्याकरण का, ठीक, और संस्कृत का, ये आप इतना कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, और अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको वहाँ पर डेली का डेली वीडियो उपलब्ध होता रहेगा और आप अच्छे से हमारे साथ साथ कवर भी करते रहेंगे। ठीक, चलिए तो आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ क्रिया के अंत में आएगा और वाक्य में नहीं शब्द भी जुड़ा रहता है। सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होता था? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता था क्रिया के साथ में, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी जुड़ा रहेगा। ठीक, अब एक चीज कल मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्लूरल सब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी स्टेप हम ट्रांसलेशन में बढ़ेंगे उतने स्टेप में आपको सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी। तो आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किए रहेंगे। वो आपको बीच बीच में
क्या करे कि समस्या ना उत्पन्न करे, बीच बीच में वो समस्या ना उत्पन्न करे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को एक दो बार में क्लियर कर लें, ताकि जैसे ही यहाँ पर बोला जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट यही होता है। ठीक, तो देखिए, तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इसमें का जो पहली पॉइंट है, जो इसमें पहला पॉइंट है, वो जानने का क्या है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या होगा, उसके साथ जो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होती है, डज। हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा में क्या है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, उसके साथ क्या करेंगे, के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, इन्हीं के बाद हम नॉट शब्द लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसका रूल देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट, फिर डू या डज, तब नॉट, और उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, वो केवल आपको सिंपल सेंटेंस में ही करना है। ठीक, तो मेन वर्ब का केवल हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद अपना फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो बात समझ में आई, ये आपका रूल बना, सब्जेक्ट डू या डज। अब देखिए, जब कभी कभी होता है कि जब इस तरीके का रूल लिखा जाता है कि डू या डज, ठीक, तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि डू डज दोनों लगाना है। क्या सोचते हैं बच्चे, कि डू डज दोनों लगाना है। गलत है। क्या है, आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा सेंटेंस में तब आप डज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा तो डू लगाएंगे। मतलब दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही हमें करना है। बात समझ में आई। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं, गाय खेत में घास नहीं चरती है। ठीक, गाय खेत में घास नहीं चरती है। ठीक, अब देखिए यहां पर आपका ती है आ गया। देखिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए, है आपको प्रेजेंट दिखाता है आपको क्या दिखाता है, प्रेजेंट दिखाता है कि प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, अब उसके बाद जब ती है जुड़ जाता है तो ये दिखाता है कि इंडेफिनिट में है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। आपसे पूछ लेते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं, विद्यालय में पूछ लेते हैं, कोचिंग में पूछ लिया जाता है कि चलिए बताइए, सेंटेंस लिख दिया गया, अब पूछा गया आपसे कि बताइए किस टेंस का है, किस टेंस का है। तो वहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी बताएंगे सर प्रेजेंट टेंस, कभी बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कभी कभी तो पास्ट भी बता देते हैं। ठीक,
तो आपको केवल इतने से ही पहचान में आ जाना चाहिए कि ये है प्रेजेंट को दिखा रहा है, और तातीते अगर इसके साथ और जुड़ गया क्रिया के साथ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये कंफर्म है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा तो आपको सेंटेंस ये दिखाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव के भाव में ना नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको क्या कर रहा है? नेगेटिव का भाव दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये आपको समझ में आया? ठीक, इस तरीके से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। अभी तो यहाँ हम एक एक टेंस पढ़ रहे हैं, जब वहाँ पर आपको मिलाकर होमवर्क दिया जाता है या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तब वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक, तो इसलिए ये सब बेसिक चीज़ें जानना, साथ साथ पढ़ते चलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरे के पूरे जो यूपी बोर्ड है, ठीक, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा एग्ज़ाम से 3 महीने पहले। एग्ज़ाम से आपको 3 महीने पहले आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। ठीक, तो आप ऐसे ही साथ में पढ़ते रहेंगे और चिंता करने की, आपको सिलेबस की चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हमारे साथ आप भी उतनी ही लगन से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर हम इसी रूल से क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, इसी रूल से ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले कहा गया है कि सब्जेक्ट, क्या कहा गया? सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो कल भी हमने बताया था वाक्य में कौन का प्रश्न लगा लीजिए, जो उत्तर मिल जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो कौन चरती है? कौन चरती है? गाय। तो गाय हमारा निश्चित तौर पर क्या होगी? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द काऊ। क्या हो गया? द काऊ। अब चरना वर्ब है, हमें तो पता है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। गाय क्या करती है? चरती है। हमने कहा था ना, कर्ता में कौन का प्रश्न लगा, क्या का प्रश्न लगा ले, क्या करती है? चरती है। तो चरना का क्या होता है? लेकिन अभी डायरेक्ट क्रिया ना लिख करके रूल पर आते हैं, रूल पर आएंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहा है, डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन डू या डज में से हमें किसी एक का प्रयोग करना है। डू या डज में से हमें किसी एक का ही प्रयोग करना है। तो क्या होगा? डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करना है तो आपको रूल ऊपर नोट लिखवाया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर काऊ हमारा क्या है? हमने आपको कल बताया था। ठीक, कोई भी एक वस्तु रहेगी तो वो सिंगुलर में, तो गाय यहाँ अकेले है तो निश्चित तौर पर क्या है? वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डज लगा लेंगे। ठीक, तो द काऊ डज क्या हो गया? द काऊ डज क्या करती है? चरती है। तो चरना की स्पेलिंग क्या होती है? चरना की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रेज। ठीक, तो क्या हो जाएगा? GRAZE। क्या हो गया? ग्रेज। अब क्या चरती है? घास। ग्रेज ग्रास। कहाँ चरती है? खेत में, इन द फील्ड। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। गाय खेत में घास नहीं चरती है तो हो गया द काऊ डज। सॉरी, यहाँ पर नॉट भी लगाना था। यहाँ पर क्या करना था? नॉट भी लगाना था। ठीक, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद नहीं बचा था तो क्या करेंगे? नॉट भी तो लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द काऊ डज नॉट ग्रेज ग्रास इन द फील्ड। ठीक, द काऊ डज नॉट ग्रेज ग्रास इन द फील्ड। ये आपको समझ में आया? ठीक, एक एग्जाम्पल और। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, तुम घर पर
किताब, तुम घर पर किताब नहीं पढ़ते हो, तुम घर पर किताब नहीं पढ़ते हो। तब देख रहे हैं यहाँ पर ते हो आ गया, मतलब ता हा हो के साथ ते, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव शब्द आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमें उसी क्या रूल के अनुसार हमें ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, कैसे पता, कौन पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तो यू हो गया, क्या हो गया, यू हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाना है रूल के हिसाब से, डू या डज में से कोई एक। तो आपको वहाँ बताया गया था कि यू किस में आता है, प्लूरल नंबर में। यू किस में आता है, प्लूरल नंबर में। तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डू। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या है, रीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ते हो, रीड द बुक। कहाँ, एट द होम। ठीक, एट द होम, यू डू नॉट रीड द बुक एट द होम, तुम घर पर किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हम पढ़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमें इसका पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। और जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगी वो हमें बोलेगा, वो कमेंट बॉक्स में अपने समस्याएं बताएगा, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। और आपके संपर्क में और भी जो बच्चे हों, अगर वो भी घर बैठे हैं और इंग्लिश, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी सूचित कर दीजिए, ताकि वो भी इस मौके का लाभ लें और घर बैठे पढ़ाई करें। ठीक, समय आपके पास नहीं है, खासकर जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाई करना ही करना है, चाहे घर पे रहकर पढ़ें, चाहे सो कर पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें, उन्हें तो पढ़ाई करना ही करना है। ठीक, तो सभी बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको करेंगे, तो हो गया ये आपका कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जहां पर प्रश्न किया जाए, जिसको आप लोग जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको बताया गया होगा कि WH टाइप के जो होते हैं, WH टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं, उनके जो वाक्य हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सेंटेंस दो तरीके से बनेंगे। एक तो आपसे जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य सेंटेंस के पहले, वाक्य के पहले लगाकर जब आपसे पूछ लिया जाता है तब, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि वाक्य के बीच में आ जाता है, वाक्य के बीच में दे देता है, तब वहाँ पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस बनता है। तो दोनों के ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम दोनों तरीके को अलग अलग करके यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो देखते हैं, तो इसकी भी तो पहचान वही होगी, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो
आना ही आना है। साथ में क्या होगा, वाक्य के क्या होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है। ठीक, ये मेन चीज है, ये क्या है, मुख्य चीज है। तो क्या होता है, वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है। जैसे सेंटेंस बनेगा, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या पिताजी दिल्ली जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस बनते हैं। तो इनका किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाएगा, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी तो पहचान हो गई कि वाक्य में क्रिया के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है आदि शब्द आते हैं। और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए, ये तो हो गया, इसकी पहचान हो गई। अब इसमें रूल क्या है, सॉरी इसमें पहला नंबर क्या है कि इस तरीके का जो वाक्य आता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाक्य पहले प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब है कौन, अभी बताया हमने, कौन, डू या डज। क्या होता है, क्या है, डू या डज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार इनका डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसका भी रूल देख लेते हैं। रूल क्या बनेगा, तो जब सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो डू या डज क्या हो जाएगा, डू या डज सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड में, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, यही बनेगा आपका रूल। क्या बन गया, रूल बन गया। और इसी रूल से हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट करना है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इसी रूल से हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, क्या प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री नदी में स्नान करते हैं। ठीक, क्या प्रधानमंत्री नदी में स्नान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि क्या सबसे पहले आ गया। और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर ते हैं आया है, ते हैं आया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो करते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड दिख गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, तो क्या हो गया, क्या प्रधानमंत्री नदी में स्नान करते हैं।
तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक, अब हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। हमें क्या करना है? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। तो वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखवाया गया है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब जो ये आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसी के स्थान पर हमें डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब प्रधानमंत्री सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट तो यही है। मतलब कौन स्नान करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री, सिंगुलर है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर डू या डज में से एक प्रयोग करेंगे। तो क्या करें? डज। डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर। डज द प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब आना चाहिए। देखिए रूल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या? बहुत सारे बच्चे कर देते हैं डू बाथ। तो वो क्या होता है? स्नान करना एक ही होता है। तो क्या कर देंगे? बाथ। तो डज द प्राइम मिनिस्टर बाथ कहाँ? इन द रिवर। डज द प्राइम मिनिस्टर बाथ इन द रिवर। ठीक, तो ये आपको समझ में आया? डज द प्राइम मिनिस्टर बाथ इन द रिवर। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, एक एग्जाम्पल और दें। समझ गए होंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं। क्या लड़के मैदान में पतंग उड़ाते हैं? क्या लड़के मैदान में पतंग उड़ाते हैं? क्या लड़के मैदान में पतंग उड़ाते हैं? तो क्या, अब देखिए यहाँ पर भी हैं आया है। ठीक, और क्या आया है? इंट्रोगेटिव वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। रूल हमें यही फॉलो करना है। तो अब देखना है लड़के सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है लड़का। ठीक, तो लड़के क्या है? प्लूरल है। बहुत सारे लड़के होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डू। डू फिर क्या हो जाएगा? द बॉयज। देखिए ऐसे ही इसका प्रयोग हमने पढ़ाया था। ठीक, तो डज द बॉयज फिर क्या हो जाएगा? उड़ाना, फ्लाई। डज द बॉयज फ्लाई क्या? काइट। फ्लाई काइट कहाँ? इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। और उसके बाद इसका जो सेकंड टाइप बनता है, तो उसको भी हम अभी आपको इसी समय कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, देखिए सेकंड टाइप में कुछ करना है नहीं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य के बीच में आ जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाती है। बाकी पूरा का पूरा रूल आपका यही पड़ा रहता है। ठीक, इतना ही अंतर होता है। फिर भी मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये अब देखिए जो इसमें वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आता था, तो इसमें क्या आएगा? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। अब यहाँ पर कोई ये बाध्यता नहीं है कि केवल क्या ही आए। वहां पर प्रश्नवाचक शब्द आपके बहुत सारे हैं। कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कितने,
ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऐसे ही बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये वाक्य के बीच में आएंगे, ये क्या होगा, ये वाक्य के बीच में आएंगे। तब क्या होता है, तब वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी अंग्रेजी मतलब जो इसकी जो अंग्रेजी है वो क्या होगी, सबसे क्या होगी, सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हो गया है आपका बेसिक सा तरीका जो आपको एक ट्रांसलेशन करने के लिए जरूरी है। अब देखिए इसका जो रूल होगा वो रूल कैसे बनेगा, तो रूल बनेगा निश्चित तौर पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, किसी एक का डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या होगा, मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड। फिर क्या होगा, यहां लिखते हैं, फिर क्या होगा, अदर वर्ड लिखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए तब इस तरीके से रूल बनेगा। तो आपने देखा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब, देखिए अगर यही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले होता तो यहां से ट्रांसलेशन शुरू करते, लेकिन यही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड आगे और जुड़ गया, नहीं तो पूरा का पूरा रूल अभी हमने बताया कि आपका वही बनता है, पूरा का पूरा रूल आपका वही बनता है। ठीक, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हो जाएगा, उसके पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। उसके पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर भी ते हैं आया, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया, इंट्रोगेटिव वर्ड आया, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये हुई बात। ठीक, चलिए अब इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो कहा गया क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, ये आपको बेसिक सा तरीका, वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। अब उसके बाद उसके पिताजी, हिज फादर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पर पिताजी अकेले होंगे, सिंगुलर होंगे, तो डज लगेगा। ठीक, तो वेयर डज हिज फादर, या हर फादर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये पता नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। ठीक, लेकिन मैं हिज फादर कर दे रहा हूँ। वेयर डज हिज फादर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब गो, जाना, तो गो मीन्स जाना, तो गो डेली, तो क्या हो जाएगा, DAILY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो गया वेयर डज हिज फादर गो डेली, उसके पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, उसके पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। एक एग्जांपल और दे दें, एक एग्जांपल और
ठीक दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताते भी नहीं हैं और पता भी नहीं चलता कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक तो कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के हैं वो पढ़े हुए हैं। ठीक तो जो पढ़े हैं उनके लिए कोई बात नहीं, वो रिवीजन करते रहें, अपना जो बेसिक है उसको मजबूत करते रहें। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं जो हमारे विद्यालय के भी नहीं हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको कंप्लीट करें और वो अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनकी भी हेल्प की जाएगी। ठीक और जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक तो दूसरा अगर एग्जाम्पल दें तो क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली में इतिहास नहीं पढ़ाता हूँ। मैं दिल्ली में इतिहास क्यों पढ़ाता हूँ? मैं दिल्ली में इतिहास क्यों पढ़ाता हूँ? तो अब देखिए मैं दिल्ली में इतिहास क्यों पढ़ाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ता हूँ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक अब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया तो आपको पता होगा क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाई। और मैंने कहा था मैं तो वैसे होता है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में होने के कारण इसके साथ पूरा का पूरा रूल फॉलो किया जाता है प्लूरल रूल का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डू लगाएंगे और आई। ठीक वाई डू आई टीच हिस्ट्री, वाई डू आई टीच हिस्ट्री इन दिल्ली। ठीक वाई डू आई टीच हिस्ट्री इन दिल्ली, मैं दिल्ली में इतिहास क्यों पढ़ाता हूँ। ठीक तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक अब इसमें का जो है आपका बचा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बचा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बचा है, तो वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध होगा। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3-4 सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक वो आपको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है आपको। तो चलिए होमवर्क लिखिए, लिखेंगे क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक हो गया, चलिए आगे लिखिए। तुम घर पर खाना कब खाते हो, तुम घर पर खाना कब खाते हो। मदारी गांव में बंदर नहीं लाता है। ठीक तो ये आपके 3 सेंटेंस हैं, ये इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका ट्रांसलेशन करके भेजेंगे। पहले तो आप कॉपी में ट्रांसलेशन कर लिया करें ताकि कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने में आसानी हो। ठीक और आप लोग होमवर्क ज़रूर किया करें। हाँ तो मदारी की बात करें तो मदारी की स्पेलिंग क्या होती है, मदारी की स्पेलिंग होती है जुगलर ना। जुगलर मीन्स क्या होता है, मदारी JUGGLER क्या होता है,
JUGGLER, जुगलर मीन्स क्या होता है? मदारी। ठीक, तो ये आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।